हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी क्लास 2 होने वाली है CSIR नेट लाइफ साइंस की। और हम सेल बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि आपने क्लास 1 में भी देखा होगा। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ABO ब्लड ग्रुप के बारे में है। तो A, B एंड O एंड AB में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा जो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या फिर डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन, जो भी प्रोसेसेस हैं वो सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो ABO ब्लड ग्रुप के बारे में करेंगे। आप सबका ये भी कंसर्न होगा कि प्रीवियस PPT मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करी है। एक्चुअली उसको PDF में कन्वर्ट करके उसे अपलोड करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो अगर आपको उसका कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना। मेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या मेरे चैनल पे भी डली होगी, nehasbiology@gmail.com है। तो आप उस पर भेज देना और मैं उस पर आपका जो भी वो PPT होगा उसका कंटेंट शेयर कर दूंगी। तो ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। आई नाम की एक जीन होती है, वो जीन है जिसकी कुछ अलील्स होती हैं। एक्चुअल में इसमें मल्टीपल अलील वाली कंडीशन है। मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक जीन में 2 ही अलील्स होती हैं, बट यहाँ पे 3 है। कौन कौन सी, तो उनको हम लिखते हैं IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, ये 3 अलील्स होती हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा है इसीलिए मल्टीपल अलील्स बोल देते हैं। अब क्या होता है, A या B एंटीजन, एक्चुअल में जो भी आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ABO होता है और AB होता है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एंटीजन्स होते हैं ना, ये एंटीजन्स होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। तो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एंटीजन्स फॉर्म करते हैं। नॉर्मली हम जो भी एंटीजन्स बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 2 ही एंटीजन्स होते हैं, A एंड B। ठीक है, अब इन्हीं 2 एंटीजन्स के बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप बने हैं। जैसे कि हम देखें, A के अंदर A एंटीजन आपको मिलेगा, B जो होता है उसके अंदर आपको B एंटीजन देखने को मिलता है। बट अगर आप O की बात करोगे उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। एंड AB के अंदर A एंड B दोनों एंटीजन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हम ABO ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या होता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि एक जैसा ना लगे। तो यहाँ पे जो भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है ना, जो इस पूरी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे बोलते हैं H मॉलिक्यूल। ये जो H मॉलिक्यूल होता है ना, इसे कोड करने के लिए एक जीन होती है जिसे H जीन बोला जाता है। तो H जीन H मॉलिक्यूल बनाती है। एंड ये H मॉलिक्यूल जो है इसे एंटीजन भी लिख देते हैं कभी कभी। तो मैं यहाँ एंटीजन भी लिख रही हूँ, H एंटीजन बोल देते हैं। तो ये प्रिकर्सर है, मतलब ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन होंगे उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, अब ये जो H मॉलिक्यूल है ना, इसमें अगर ऐड होता है GLA NAC लिखते हैं, इसका नाम है N एसिटाइल गैलेक्टोजमीन। N एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। ठीक है, ये शुगर का नाम है। अगर ये शुगर ऐड होती है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, A बनेगा, A वाला एंटीजन बनेगा। ठीक है, तो A एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए H मॉलिक्यूल के साथ N एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली अगर ऐड होता है गैलेक्टोज, GAL लिखते हैं उसे, गैलेक्टोज, तो अगर गैलेक्टोज ऐड होगा तो उसके लिए क्या एंटीजन बन जाएगा, B एंटीजन बन जाएगा। समझ आ रही है। तो जो भी शुगर मॉलिक्यूल ऐड होगा H के ऊपर, उसके हिसाब से A या B एंटीजन्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही एंटीजन है तो आपको 2 ही शुगर याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी क्योंकि ये शुगर ट्रांसफर करने के लिए कुछ चाहिए, तो जो भी एंजाइम चाहिए होता है ना उसका नाम होता है, जैसे यहाँ है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ट्रांसफरेज, यहाँ होता है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। तो वो डिपेंड करेगा कौन सी शुगर उसे ऐड करनी है, उसके हिसाब से नाम जो है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली। अब इससे आगे और भी चीजें देख लेते हैं।
तो मैंने आपको 2 ए और बी के बारे में बता दिया, बाकी एंटीजन्स मैंने आपको बोला था ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम कि किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन, कौन सा जीनोटाइप, कौन सा एंटीबॉडी वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्लड ग्रुप कौन सा है, जैसे ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, ठीक है? अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप भी आपको याद रखना है, फिनोटाइप तो हम बोल देते हैं ए ब्लड ग्रुप है, बी है या ए बी है या ओ है, जो भी है, ठीक है? लेकिन जो भी जीनोटाइप है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो भी जीनोटाइप होता है वो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, आपको जो सिंपल लगे उस हिसाब से लिख लेना। मैं जनरली ऐसे लिखती हूँ, आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, ठीक है? आप इसे ए ओ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो सही लगे, जो इजी लगे उसके हिसाब से लिख लेना। बी जो होता है उसके लिए हम आई बी एंड आई बी स्मॉल आई लिखते हैं, ठीक है? ए बी जो होता है इसके लिए हम आई बी ही लिखते हैं, मतलब इसका सिर्फ एक ही होता है, एंड ओ का सिर्फ एक होता है, वो है स्मॉल आई, ठीक है? तो इस तरीके से जीनोटाइप लिखा जाता है। जीनोटाइप के अलावा एंटीजन कौन सा होता है, तो एंटीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंटीजन कौन सा होगा, कहाँ होगा, तो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे होता है, जैसे ये रेड ब्लड सेल है तो इसके सरफेस पे होगा, कौन सा है, अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर आरबीसीज के सरफेस के ऊपर बी नाम का एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। अगर दोनों एंटीजन्स हैं आरबीसी के सरफेस पे, यानी कहीं पे ए है कहीं पे बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। अगर कुछ भी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, सिर्फ एच वाला है, एच के अलावा और कुछ नहीं है, कोई शुगर एडेड नहीं है, तो उसे ओ बोलते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से एंटीजन लिखते हैं। फिर एक और टर्म हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में याद रखना, ये आपको रेड ब्लड सेल के सरफेस पे नहीं मिलेगी, ये आपको ब्लड के अंदर मिलेगी, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडी हमेशा दूसरे एंटीजन के खिलाफ होती है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है आपके अंदर, तो आपके अंदर एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, बी के खिलाफ, तभी आप बी ब्लड ग्रुप को ले नहीं सकते हो। समझ आ रही है बात? अगर आप बी की बात करते हो तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर होगी ए के खिलाफ एंटीबॉडी, जिसकी वजह से आप ए ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर आपके पास ए और बी दोनों एंटीजन है तो वहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी, ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होती किसी भी एंटीजन के खिलाफ, क्योंकि दोनों तो आपके पास हैं। अगर किसी के भी खिलाफ बनाई, आपकी बॉडी खुद के ही रेड ब्लड सेल्स को अटैक करना शुरू कर देगी, ठीक है? इसीलिए ए बी जो होता है ना, इसे हम रेसिपिएंट बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किस लिए? क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है बट दे नहीं सकता, ठीक है? ये चीज जरूर याद रखना। ओ जो होता है इसके अंदर दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी होती है, ए के खिलाफ भी होगी और बी के खिलाफ भी, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों के खिलाफ बनाएगा, दोनों को फॉरेन मानेगा, ठीक है? इसीलिए ओ जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। मैं यहाँ सिर्फ डोनर, यूनिवर्सल टर्म नहीं लिख रही हूँ, डोनर या रेसिपिएंट लिख रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ही है वो। तो ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है एंड ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है, एंड ए बी सबसे ले सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप वाले सिस्टम के अंदर। तो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप का सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज का एक टॉपिक हो गया है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, छोटा नहीं है, तो इसीलिए ये जल्दी आ गया टॉपिक, हमें बहुत टाइम लगेगा अभी इस पूरे टॉपिक को कवर अप करने के लिए। तो वो देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी, मैं यहाँ सिर्फ पीएम लिख रही हूँ, ठीक है? नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अब इसके लिए हम जनरली क्या बनाते हैं, इस तरीके से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है? अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड हम बताते हैं कौन सी चीज जा पा रही है अच्छे से, ठीक है? तो अच्छे से जाएगी तो डबल एरो बना देते हैं, कम जाएगी तो सिंगल एरो, अगर और भी कम जाने के चांसेस हैं तो इस तरीके से, और अगर नहीं जाएगी तो हम उसे वापस उसी जगह पे भेज देते हैं, ठीक है?
अब ज्यादा जाने के चांसेस किसके हैं? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो हैं उनके जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका मिडल वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो हाइड्रोफोबिक चीजों को इजीली जाने देता है, जैसे O2, CO2, N2, इस तरीके की गैसेस इजीली पास हो सकती हैं। ठीक है। जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है वो होते हैं अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। छोटे होने चाहिए, स्मॉल, अनचार्ज होने चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत आएगी। एंड कौन से होने चाहिए? पोलर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। तो स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उन्हें जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे कि पानी, यूरिया, ग्लिसरॉल। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज्यादा नहीं, चले जाते हैं ये इजीली, ऐसी दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। बट अगर लार्ज है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ लार्ज लिख रही हूं, लार्ज है और पोलर है, ठीक है, तो वो जो होगा, अनचार्ज की ही बात करें, हमें चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना डॉटेड लाइन, यानी पास तो कर रहा है वो। तो अगर लार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पास कर सकता है। थोड़ा सा इशू आता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, इनके ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब लास्ट बारी जिसकी आती है वो आते हैं आयंस, यानी चार्ज्ड वाले। चार्ज्ड वाले कभी नहीं जा पाते, तो इनमें क्या एग्जांपल आएगा? जैसे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, ये सब जो होते हैं ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब ये चीज ना आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज एंड पोलर अनचार्ज्ड सब्सटेंसेज, whether they are small or large in size, they can easily cross the plasma membrane, but the ions or the charged molecules can never cross the plasma membrane. They always require transport proteins or they require energy, active transport करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि उन्हें किस टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, चैनल चाहिए या फिर कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो वाली चीज। ठीक है, अब हमने ये सिंपल सी चीज तो डिस्कस कर ली, अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो कौन कौन से होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है, या फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पैसिव जो होता है ना, इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बोलो या सिर्फ डिफ्यूजन बोलो, बात एक ही है, वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये दो टाइप के हो गए। एक्टिव जो होगा ना, इसके अंदर कोई भी डिफ्यूजन जैसी चीज नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैं सिंपल सा डिफरेंस सबके बारे में बता रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम ले लेते हैं दूसरा पेन। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना, इसके अंदर क्या होगा, सब्सटेंस इजीली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व होता है और डिफ्यूज कर जाता है, तो नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायर्ड। नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी चीज, यहाँ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी भी नहीं चाहिए और इसके अलावा क्या नहीं चाहिए आपको? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फैसिलिटेटेड जो होता है ना, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आगे बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, चैनल कैरियर आगे बताऊंगी, बट यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए होती। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए बट एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेटेड इसीलिए, फैसिलिटेट करने में कोई मदद कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो यहाँ चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मैं आपको बात कर रही हूँ, एक होता है कैरियर, ठीक है, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं चैनल। तो चैनल चाहिए या फिर कैरियर प्रोटीन है, इनकी रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के टाइप्स बोल सकते हो आप। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी और एनर्जी भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे ना एक एडिशनल चीज आती है, उसका पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ अलग से कलर में। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है इसके अंदर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फैसिलिटेटेड में भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन होता है, याद रखना, हाइयर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, एक्टिव जो होता है ना ये अलोंग नहीं होता, ये होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल। ठीक है, इन्हें डाउनहिल बोल देते हैं दोनों को, तो यहां मैं दोनों के लिए लिख देती हूँ, ये दोनों डाउनहिल है। डाउनहिल मतलब हाई टू लो, हिल के नीचे जा रहा है, ठीक है, हाई से लो की साइड जा रहा है। अपहिल होता है यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है सबके बीच में, सिंपल सी चीज है ये, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं होती है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए नहीं होता। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्टिव नहीं होता, नॉन सिलेक्टिव होता है। कोई सा भी किसी भी टाइप का आधा टेढ़ा के किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो वो इजिली क्रॉस कर जाएगा, सिलेक्टिव नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट करके नहीं भेजता। फैसिलिटेटेड जो होता है ना इसके अंदर क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व है एक्टिव की तरह, दोनों में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो दोनों सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों सिलेक्टिव है, मैं यही एरो लगा के यहाँ लिख देती हूँ सिलेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि दोनों को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की एक फिक्स्ड शेप है, अब उस शेप के हिसाब के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगा या बाहर जाने देगा। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी मोटा पतला किसी भी टाइप का सब्सटेंस जो है वो इजीली क्रॉस कर ले, तो वैसा नहीं होता। सिलेक्टिव होती है प्रोसेस बिकॉज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन बोथ दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं इसे, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के टाइप। ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था सिर्फ, अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के टाइप्स देख लेते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले हम करेंगे कैरियर की बात। कैरियर्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? ठीक है, कैरियर्स जो होते हैं इन्हें परमिएजेस भी बोलते हैं, परमिएजेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं, परमिएजेस भी बोलते हैं, इस तरीके के नाम इनके लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज जो होती है यहाँ पे याद रखनी है वो नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग। किसके साथ बाइंडिंग होगी भाई? तो जिसे ट्रांसपोर्ट करना है उसके साथ। ठीक है, कैरियर है ना, जैसे कैरी करके लेके जा रहा है, जैसे मान लो कि आपने कुछ ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, ट्रक में भेजना है, अब ट्रक के साथ वो सामान चिपक ही गया, कोवेलेंट बाइंडिंग हो गई, तो वहां जाके निकालोगे कैसे? समझ पा रहे हो? तो कैरियर जो होते हैं ना ये नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग शो करते हैं, मतलब कि इनकी जो बाइंडिंग है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती, मतलब अटैच तो करेंगे बट आगे जाके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि उसके साथ चिपके रहेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये होता है कैरियर प्रोटीन के लिए। ठीक है, यहां पे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस भी होते हैं, तो अंडरगो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं वो शो करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फर्मेशन चेंज होती है कैरियर प्रोटीन्स की डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सब्सटेंस जिसका भी ट्रांसपोर्ट करना है, किस टाइप का है, किस तरीके का दिखता है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग ये भी अपनी शेप जो है वो चेंज कर देते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो इसका आता है वो आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसे ग्लूट भी लिखते हैं, ये इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पता है ना आपको, इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यानी ग्लूट जो होता है वो कैरियर ही है, चैनल नहीं है, ठीक है। ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है वो कैरियर के अंदर आता है। इसकी अलग अलग आइसोफॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। जैसे कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो बोला जाता है वो ये कि ग्लूट 1 जो होता है ये आपको मिलेगा रेड ब्लड सेल्स में, ग्लूट 2 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको लिवर में, ग्लूट 3 जो मिलेगा ये आपको ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। और ग्लूट 5 स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूट 5 स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हैं जो आपको बताए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करते हैं सेल के सरफेस पे, यानी हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हट जाएंगे, ठीक है। जब ग्लूकोज मिला तब उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है ग्लूट 4 भी होता है। तो यहां मैं लिख रही हूं ग्लूट 4 के बारे में, ग्लूट 4 ये कहाँ पे होता है, ये आपको मिलेगा फैट वाले टिश्यूज में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जिसे बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वहां पे आपको मिलेगा। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल्स में भी मिलता है, स्केलेटल मसल्स, क्लियर हो गया। तो ये सब मैंने आपको बताया कि कौन कहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, एक तो हमने पढ़ लिया ग्लूट के बारे में, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो आता है कैरियर में वो आता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। ये कहाँ होता है, ये भी आपको रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक, समझ आया। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको कैरियर से रिलेटेड बताई, जो कि एक टाइप का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब अगला हम देखते हैं चैनल। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं चैनल, सेकंड चैनल्स, ठीक है। चैनल्स भी एक टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है ना, ये ओपन पोर होते हैं, इनमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते, ये ओपन रहते हैं, ओपन पोर की तरह, ओपन पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली साइज एंड चार्ज के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। साइज कितना है, अगर मान लो वो पोर का साइज छोटा है, मॉलिक्यूल बड़ा है, तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस पोर के साइज के हिसाब से होता है, और जो भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है उसके साइज के हिसाब से होता है, और चार्ज के हिसाब से भी कि किस टाइप का चार्ज उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर है, ठीक है। ये नॉन सैचुरेबल होते हैं, नॉन सैचुरेबल। कैरियर जो थे ना वो सैचुरेबल थे। सैचुरेट होने का मतलब जैसे एक कैरियर की कैपेसिटी है, वो एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक बारी में। तो एक के बाद वो क्या हुआ, एक को जब उसने पकड़ लिया तो वो ऑक्यूपाई हो गया, सैचुरेट हो गया, अब उसके साथ और मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर सकता सेम टाइम पे, ठीक है। बट चैनल्स जो होते हैं ना ये नॉन सैचुरेबल होते हैं, मतलब कि पोर है, अब उस पोर में से दूसरा निकल गया मॉलिक्यूल, तीसरा निकल जाए, चौथा निकल जाए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सैचुरेट नहीं होते ये इजीली, ठीक है। अगर ये आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए है तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे आयन चैनल्स। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था आयंस इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, चार्ज है उनके ऊपर, इसीलिए वो आयन चैनल्स के थ्रू जनरली जो है वो जाते हैं। अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं कि या तो वो वोल्टेज गेटेड हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ लिखेंगे वो है एग्जाम्पल इसका। तो चैनल का एग्जाम्पल आता है वाटर चैनल, जिन्हें हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स, वाटर चैनल
जिन्हें हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। नाम से पता चल रहा है एक्वापोरिन है तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। ठीक, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक्वा चैनल्स जो होते हैं, एक्वापोरिन्स जो है वो बने हुए होते हैं। एक्वापोरिन्स जो होते हैं ना, इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसके अंदर कितने अल्फा हेलिकल डोमेन्स होते हैं, तो याद रखना 6 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है इसके अंदर। 6 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। 6 होते हैं, तो 6 नंबर याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है यहां वो आती है कि अगर हमें आयन चैनल्स को स्टडी करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इनकी स्टडी के लिए एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं पैच क्लैंप टेक्निक। पैच क्लैंप टेक्निक, तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अब ये टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टेक्निक नहीं होती ना तो हम स्टडी ही नहीं कर पाते जो भी आयन चैनल्स हैं उन्हें। तो पैच क्लैंप टेक्निक जो होती है, इसके अंदर एक ग्लास की पाइपेट लेते हो आप, उसकी एक स्मॉल ओपनिंग है, उसके थ्रू आप एक सिंगल, हम सोचते हैं कि एक सिंगल चैनल को हमने पकड़ लिया है, उसको अटैच करवा देते हैं और उसके थ्रू, पाइपेट के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो पास कर रहे होते हैं। तो कितना ट्रांसपोर्ट हुआ एक पर्टिकुलर चैनल से उस पाइपेट के टिप के थ्रू, तो वो सब चीजें जो है हम डिटेक्ट करते हैं पैच क्लैंप टेक्निक के थ्रू। ठीक है, अब एक एडिशनल चीज जो हमें यहाँ पढ़नी होती है वो होता है आयनोफोर्स, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आयनोफोर्स, आयनोफोर्स क्या होते हैं। आयनोफोर्स जो होते हैं ना, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी लिपिड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज परमिएबिलिटी। किस चीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे? ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो उन आयंस की परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, यानी ये उन आयन से बाइंड कर जाते हैं, उनके अराउंड एक कोटिंग टाइप की बना देते हैं और फिर उसको इजीली, क्योंकि ये तो लिपिड सॉल्युबल है, आयन नहीं था, तो ये आयन के अराउंड कोटिंग बनाएंगे, खुद लिपिड सॉल्युबल होकर दूसरी साइड उसे डिफ्यूज कर देंगे जो भी आयन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इसकी क्लासेस बोली जाती हैं बेसिकली। तो इसकी 2 क्लासेस हैं। एक होते हैं मोबाइल आयन कैरियर्स जो कि मूव कर सकते हैं, मोबाइल है, मोबाइल आयन कैरियर्स, और एक होते हैं जिन्हें चैनल फॉर्मर्स बोलते हैं। तो ये भी कैरियर और चैनल की तरह हो गए, चैनल फॉर्मर्स। तो एक है जो चैनल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, और एक होते हैं जो कैरियर की तरह मोबाइल है, मूव करेंगे, आयन को लेके चले जाएंगे दूसरी साइड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं ना आयनोफोर में, मोबाइल आयन कैरियर का ही होता है, उसे बोलते हैं वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन, तो वेलिनोमाइसिन जो होता है वो एक टाइप का मोबाइल आयन कैरियर ही है। ये पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो पोटेशियम मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आप एक एग्जाम्पल जो है वो याद कर सकते हो। ठीक है, और जो चैनल फॉर्मर है इसमें अगर आप एग्जाम्पल करोगे तो ग्रामीसिडिन ए नाम का एक सब्सटेंस होता है, ग्रामीसिडिन ए। ठीक है, ये चैनल बनाता है और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। ये बेसिकली वाटर और यूनिवैलेंट कैटायंस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर एंड प्लस चार्ज वाले आयंस को। ठीक है, कैटायंस को भेजेगा, नेगेटिव यानी एनायंस को नहीं भेजता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बताया फैसिलिटेटेड, क्योंकि हम सिंपल डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से होता है। फैसिलिटेटेड में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आते हैं, तो हमने फैसिलिटेटेड भी डिस्कस कर लिया है। अब हम आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको कुछ कुछ चीजें तो पहले ही बता दी थी, बट फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि आप सब भूल जाते हो। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा, इसीलिए मैंने अपहिल बताया था आपको, अपहिल ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ अपहिल भी लिख लेते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर कैरियर्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ज्यादातर, चैनल्स बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर तो होते ही नहीं है, कैरियर प्रोटीन्स ही हैं जो एटीपी रिक्वायर करके और फिर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए होती है मेनली, और वही है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर पाएगी। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए तो ये सैचुरेट भी हो जाता है, सैचुरेबल आप इसे बोल सकते हो। अब जो भी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, तो इसके टाइप्स भी अब हम लिख लेते हैं, टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। टाइप्स दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इससे ज्यादा अच्छी राइटिंग में लिख नहीं सकती हूँ तो भाई इतने में ही एडजस्ट कर लो। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है, प्राइमरी होता है डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी डायरेक्टली रिक्वायर्स एटीपी, डायरेक्टली रिक्वायर्स एटीपी, सीधा एटीपी चाहिए, एटीपी से एनर्जी लेगा और काम कर देगा, ठीक है। तो ये आता है इसमें, इसमें एग्जाम्पल जो आता है ना वो हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैरी आउट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, 3 सोडियम 2 पोटेशियम का कॉन्सेप्ट होता है इधर, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ऐसे लिख रही हूं मैं आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब सेकेंडरी वाला किस तरीके से काम करता है, तो सेकेंडरी वाला जो होता है ना ये होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होगा ना, एक सब्सटेंस अपहिल जा रहा होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और सेकेंड सब्सटेंस जो होता है वो जा रहा होता है डाउन हिल, ठीक है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक जो है वो अपहिल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे एनर्जी चाहिए, डाउनहिल वाले को एनर्जी नहीं चाहिए, तो जिसको एनर्जी नहीं चाहिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और देता है दूसरे के ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मूव करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल बोलते हैं वो बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे होता है, बेसिकली सिम्पोर्टर होता है, तो सिम्पोर्ट जो है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों की ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है, तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है, और कौन सा एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लैक्टोज परमीज, लैक्टोज परमीज, लैक्टोज परमीज जो कि लैक्टोज की परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो होता है किस में आता है, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। लैक्टोज और प्रोटॉन का सिम्पोर्ट होता है, उसके थ्रू ये काम करता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है एटीपीएज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो प्राइमरी वाले में हमने एटीपीएज पढ़ा ना, इस एटीपीएज के टाइप्स पढ़ने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एटीपीएज,
ठीक है। एटीपीएस जो होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं एटीपी पावर्ड पंप्स। एटीपी पावर्ड पंप्स, तो पंप है, एटीपी से चलते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया एटीपीएस के बारे में। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है जिसे पी एटीपीएस बोलते हैं। ठीक है, पी एटीपीएस ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, इसीलिए इसका नाम पी पड़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये फॉस्फोराइलेशन भी इसके अंदर होता है, तो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं ये, फॉस्फोराइलेटेड, इसीलिए पी लिख देते, तो पी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फॉस्फोराइलेटेड दो चीजों के लिए। इसके अलावा एक होते हैं वी एटीपीएजेस। वी एटीपीएजेस जो होते हैं ना, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे होते हैं, इसीलिए वैक्यूलर मेम्ब्रेन की वजह से वी एटीपीएस जो है वो इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये लो पीएच जो भी वैक्यूल का होता है उसे मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक सबसे कॉमन बताओ कौन से हैं, एफ एटीपीएजेस। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आपने। एफ एटीपीएजेस कौन से वाले होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं ना, एटीपी सिंथेज, वही है ये। तो ये जो होता है ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो भी एटीपी सिंथेसिस है, फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा यहाँ लिख देते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये आपको मिलेगा कहाँ पे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड्स होते हैं ना, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर भी आपने सुना होगा, तो वो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। ठीक है, अब ये भी होते हैं, ये अलग अलग जगह पे मिलते हैं, ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। आयन, शुगर, अमीनो एसिड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था वो MDR1 था, तो इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट डिस्कवर्ड, क्या नाम बताया मैंने, MDR1। MDR1 इसका नाम है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 1। ठीक है, हाइड्रोफोबिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है बेसिकली, तो वो याद रखना। ये कैंसर सेल्स को रेजिस्टेंट बनाता है, तो कैंसर सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो उसे कीमोथेरेपी के रेजिस्टेंट बनाता है, क्योंकि वो ड्रग्स के, हम बोलते हैं ना ड्रग चेंज करो, दवाई चेंज करो, तो वो वाली चीज हो गई, तो वो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से रिलेटेड, या जो भी ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसके रिलेटेड। अब इससे आगे जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नोट्स चाहिए हो तो मेल भेज देना मेरे को, वहाँ पे मैं पीपीटी अटैच कर दूँगी, ऐसे अपलोड हो नहीं पा रही है, तो वो आप कर सकते हो। बाकी हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर। थैंक यू, बाय बाय।